दर्शक कह रहे हैं, और उसको मैं उस रेफरेंस में किसान और उसको कर रहा हूं, मैं एक मेरे दर्शक का कहना है A1 + A2 इज ग्रेटर देन पीपल ऑफ इंडिया। वो वाली साइन लगा के कह रहा है A1 + A2 इज ग्रेटर देन पीपल ऑफ इंडिया। तो एक तो आप क्या A1 + A2 आज राहुल गांधी ये प्रूव करने में सफल हो रहे हैं कि इज ग्रेटर देन पीपल ऑफ इंडिया, और किसानों की लीगल गारंटी आपको लगता है कि मैटर ऑफ टाइम है, 1 साल की, 5 साल की, 8 साल, लेकिन MSP की लीगल गारंटी इस सदन में पास होना अब मैटर ऑफ टाइम है, बाकी ये होगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। धन्यवाद भाई। जी आनंद भाई, पहले तो आपका शुक्रिया। और ये राकेश जी ने जिस बात की शुरुआत की थी पिंजड़े को लेकर, मैं समझता हूं कि हमारे लोकतंत्र के जो गिरावट है, डिटोरिएशन है, उसके चरम की ओर हम बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर ये केवल जनप्रतिनिधि के साथ जो है, मैं समझता हूं कि रिपोर्टर्स का इंटरेक्शन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये है कि वास्तव में जो प्रेस की भूमिका है, उस भूमिका को ही पूरी तौर पर जो है पिंजरे में कैद करना है। और हम जो देख रहे हैं पिछले 10 साल से कि एनी काइंड ऑफ डिसेंट विल नॉट अलाउड, तो आप केवल डिसेंट नहीं, अब उनके फालतुओं को भी वो अलाउ करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि 330 से थे अब 240 पहुंच गए। और मैं तो कभी कभी मुझे ये लगता है आनंद भाई कि आप जहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में यूट्यूबर्स ने, ध्रुव राठी हो, आप हो, या बहुत सारे दूसरे लोग हैं जिन्होंने ये इस मीडियम का इस्तेमाल किया, और इस मीडियम ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो आज जब पार्लियामेंट के अंदर मैं उनको कटघरे में कांच के पिंजड़, राकेश जी के शब्दों में अगर कहूं कि पिंजड़ों में अगर कैद होते हुए देखा हूं, तो कल जो है वो हम तक ये पिंजड़े कहां तक लेके आएंगे, ये कब हो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेचैनी है। और जो बात अभी आपने कही कि वो जो है, जब है 2 लोगों के सामने उन्होंने, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 2 लोगों के सामने उन्होंने हाथ नहीं जोड़ा, राजनाथ सिंह जी के सामने जरूर हाथ जोड़ने के लिए तैयार हुए। तो उनकी खुद की घर के अंदर भी जो धमाचौकड़ी मची हुई है, यही अगर कांग्रेस के अंदर होती तो शायद प्रकट रूप में किसी न किसी तरीके से सामने आ जाती। लेकिन चूंकि वो बीजेपी है, बीजेपी तो केवल मुखौटा है, कंट्रोल बाय RSS है, इसलिए वो जो भी धमाचौकड़ी है आ नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं संकेतों में जरूर आ रही है। और ये जिस चीज का, घटना का आपने जिक्र किया, मैं समझता हूँ वो उसी संकेत की ओर इशारा करता है कि वो हाथ जोड़ने के लिए उनके सामने तैयार नहीं है। और ये संदेश दिया उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से। जो 2 बातें आपने कही, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं बिल्कुल राहुल गांधी जी ने देश को ये संदेश देने में वो सफल हुए कि ये A1 A2 क्या है, पूरी तौर पर सफल। क्योंकि जो सवाल उन्होंने उठाया, पूरे देश ने आज देख लिया ना कि एक तरफ जो है भारत में जब असमानता की खाई चरम पर है, जब मुद्रास्फीति की दर बोल दीजिए, वो जो सरकार क्लेम कर रही है, अगर मान लीजिए बजट के प्रोविजन को, समय नहीं है, मैं विस्तार में आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, अगर बजट प्रावधान, आप मूल विषय जो राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, अगर एजुकेशन पर आप देख लें, या ये जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जो है सो कॉल्ड जो है उन्होंने प्रमोशन स्कीम लाई, मैं समझता हूँ वो अप्रत्यक्ष रूप से जो है उन्हीं कॉर्पोरेट्स को मदद करने के लिए प्रोत्साहन योजना है, क्योंकि उसमें कहीं रोजगार पैदा नहीं होने वाला है। वो 1 मंथ सैलरी जो है 3 इंस्टॉलमेंट में देने की जो बात कही गई है, वो यूथ को एम्प्लॉयमेंट नहीं देगी, बल्कि वो इनडायरेक्ट सब्सिडी है। और उस सब्सिडी को जो है प्रमोट करने, प्रोवाइड करने के लिए फिर से उन्हें कॉर्पोरेट्स के पास उन्होंने दिए। तो हिंदुस्तान की आज की राजनीति में, हमारी अर्थव्यवस्था में, उन्होंने जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कैपिटल का सवाल उठाया, मोनोपोली कैपिटल का जो रोल है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इकोनॉमी में, उसका जो सवाल उठाया, वो आज की क्रोनिज्म का चरम है। और उस नजरिए से ये जो बजट मैडम निर्मला सीतारमन ने पेश किया, मेरे नजर में हिंदुस्तान के आजाद भारत की राजनीतिक इतिहास में जो बजट पेश किया गया, ये बजट चरम कॉर्पोरेट परस्ती का भी चरम है, क्योंकि इसमें कोई चीजों को एड्रेस नहीं किया गया। अगर आप आर्थिक नजरिए से अगर आप देखेंगे, हमारे देश के अंदर आज जो है प्राइस राइज 9.4% का जो फूड्स पे प्राइजेस है, उसके अंदर उसका रिफ्लेक्शन है। कहां उस पर कोई चर्चा है? हिंदुस्तान के अंदर चरम बेरोजगारी है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप जो योजना लाने की बात कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। अरे भाई, आप मनरेगा, रूरल गारंटी जो एम्प्लॉयमेंट का बनाया गया, महात्मा गांधी जी से बाद में मनरेगा नाम दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी, ये लेफ्ट और यूपीए का टेन्योर में जो आया उसने रूरल इकोनॉमी के अंदर कुछ हद तक परचेजिंग पावर पैदा किया, हमारी एम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस से बाहर निकलने में हमें मदद की। इस बजट में आपने क्या किया फिर? उस मनरेगा में जो आवंटन हुआ है, भाई आप ये गारंटी अगर 200 दिन का गारंटी, अगर आप 100 दिन का गारंटी उसमें पूरा नहीं कर पा रहे, आपने खुद उसे बोझ करार दे दिया था, तो आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करोगे? आज जरूरत इस बात की थी कि अगर मान लीजिए हमारी देश में खुद अभी जो ये आंकड़ा आया है, आप इकोनॉमिक सर्वे का जो मैडम निर्मला सीतारमण ने पेश किया, जिसमें पहली बार उन्होंने ये कहा कि हमको जो है हर साल 75 लाख से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की आवश्यकता है। ये वही है जो ये बोल रहे थे हर साल 2 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, जो नहीं कर पाए और क्लेम करते रहे पकोड़ा बेचो, इसके जरिए उसके जरिए कर लो, या मुद्रा लोन के जरिए इतना लोगों को हमने दे दिया, ईपीएफ में इतने लोग एनरोल हो गए, ये देखो हम इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिए। वो आज इकोनॉमिक सर्वे में खुद बोल रहे हैं कि देश को जो है अभी प्रति वर्ष मोर देन 75 to 78 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? अगर आप रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी को बजट के जरिए अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उसी में ये कहा गया है कि एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी के अंदर वो घट रहा है। और उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो उसमें ये कहा गया है कि आज जो है हमारी देश की आबादी का 47%, मैं समझता हूँ वो थोड़ा कम बता रहे हैं, लेकिन 47% वो जो है एग्रीकल्चर बेस्ड है। और कृषि क्षेत्र में ये जो संकट, जो बात आपने कही कि पार्लियामेंट के अंदर जो है एमएसपी किसानों का, ये जरूरत है। आपने कहा कि ये समय, मतलब क्या कहें हम कि ये समय लगेगा या होगा नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कि ये आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि एग्रीकल्चर से जो पलायन बढ़ रहा है, जो सो कॉल बात कर रहे हैं अभी 2047 तक हम जो एक विकसित भारत बनाएंगे, अरे तब तक तो मोदी जी नहीं रहने वाले भाई, तब तक निर्मला जी रहने वाली नहीं है, तब तक ये तमाम लोग जो आज क्लेम कर रहे हैं 2047, अरे आज के भारत की बात करिए, आज के यूथ के जरूरत की बात करिए, आज के फार्मर की जरूरत की बात करिए, आज के वर्कर्स के जरूरत की बात करिए, आज के स्टूडेंट्स की जरूरत की बात करिए। इनका वही है तरीका कि जब आप उनसे जो है उनके खुद की नीतियों पर सवाल उठाओगे तो तुरंत जो है, नहीं क्या कांग्रेस के जमाने में नहीं हुआ, क्या नेहरू के जमाने में नहीं हुआ, क्या मैडम गांधी के जमाने, ये जो बात है, अरे भाई नाउ यू आर द लीडर, यू आर द लीडर ऑफ द नेशन, तुमने जो है जोड़ तोड़ करके फिर भी सरकार बना ली, तो जवाब तो तुमको देना पड़ेगा ना। तो जैसे उनके कुकृत्यों पर अगर आप सवाल करो तो पिछड़ा उठा कर दे देते, और एक ही डायलॉग परमानेंट, जो खुद शिष्य के घरों में रहते हैं दूसरे घरों पत्थर मत चला। और अभी जो है हम आज का सवाल उठा रहे, हमको 2047 की बात बता रहे, 47 में भी, अरे आज के नौजवान को वो कहीं नहीं है। तो आज जो है इकोनॉमिक सर्वे ये बोल रहा है, अगर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बनाओ का कानून नहीं बनाओगे, किसानों की उपज को अगर आप नहीं खरीदोगे, तो आज नतीजा क्या है? आप खुद इकोनॉमिक सर्वे में बोल रहे हो जो 47% का कंट्रीब्यूशन है हमारे मतलब वर्कफोर्स का एग्रीकल्चर दे रहा है, वो घटकर 2047 तक 25% हो जाएगा। और अगर 25% हो जाएगा तो जो आज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कृषि पर निर्भर आबादी है, वो अगर वहां खेती की जमीन से छोड़कर अगर शहरों की ओर बढ़ेगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो शहरी क्षेत्र में उसको रोजगार देने की कहाँ गुंजाइश है? कोई जरूरत है क्या? कोई आधार है क्या? तो इसीलिए इसमें यह जरूरत थी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी में प्रोविजन बढ़ाना था। इसमें इस बात की जरूरत थी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वैकेंसीज पड़ी हुई है, रेलवे के अंदर एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, मोर देन 4 to 5 लाख वैकेंसी पड़ी हुई है, हमारे रक्षा बलों में जो वैकेंसियां पड़ी हुई है उनकी भर्ती हो, उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। जो अर्बन सेक्टर में अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए अगर कोई प्रोविजन लेकर आते, उसकी बजाय उन्होंने जो प्रोत्साहन लाया उससे कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने केवल अग्निवीर अग्निपथ का सवाल मैं नहीं समझता हूं कि उठाया, उन्होंने ये सवाल उठाया कि यार स्टिल 303 से 240 आने के बावजूद तुम एम्प्लॉयमेंट के सवाल को एड्रेस नहीं कर रहा, मतलब यूथ को एड्रेस नहीं कर रहा। एजुकेशन पर जो है बजट का हिस्सा कोठारी कमीशन से लेकर ये सवाल उठ रहा है कि 6% एलोकेशन एजुकेशन का जो है बजट का होना चाहिए, तुमने इसमें घटा दिया। हम ये देख रहे हैं कि राधा कृष्णन कमेटी ले लो, आप कोठारी कमीशन ले लो, या आज तो एनईपी के नाम से टोटल एजुकेशन का कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है। तो इस बजट के जरिए इस सरकार ने उसी को इंडिकेट किया है। वो नीट का जो सवाल उन्होंने उठाया उसका केवल एक पहलू है, लेकिन एजुकेशन उनकी प्रायोरिटी में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एमएसपी का जो सवाल है वो केवल किसानों का नहीं, देश के भविष्य का सवाल है, उसके साथ जुड़ा हुआ।
अगर आप किसान के फसल का वाजिब दाम पर सही कीमत पर अगर खरीद नहीं करोगे, खेती से पलायन बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी के सामने आपका खतरा पैदा होगा। आप जो आज प्राइस राइज झेल रहे हैं कमोडिटीज का, जो एसेंशियल कमोडिटीज का, आप एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी अगर तय हो जाएंगे, फूड आइटम्स पर अगर आप निर्यात पर निर्भर हो जाएंगे, तो देश की खाद्य सुरक्षा को आप संकट पर डाल रहे हैं। और उस नजरिए से उन्होंने जो A1 A2 का सवाल उठाया, तो मैं लगता हूँ पूरे देश को मालूम है प्री वेडिंग, आफ्टर वेडिंग, ड्यूरिंग वेडिंग, और उसमें जो है कौन गया नहीं गया, कौन किसके सामने हाथ जोड़ा, घुटना टेका, नतमस्तक हुआ, नचकारे आए, गाने वाले आए, कितने ने क्या किया नहीं किया, और फिर उसके बाद जो है ये इसका खर्चा निकालने के लिए जो है सिम के, जियो के सिम में कितनी कीमत बढ़ी नहीं बढ़ी। अब तो जनता बोल रही है ना भाई, देश के राजकुमार की शादी हो रही है और उस शादी की भरपाई जो है हमारे और आपके पॉकेट से हो रही है, क्योंकि ये न्यू इंडिया जियो इंडिया था, और जियो इंडिया में जो है देश की जनता जो है जो जियो इस्तेमाल कर रही थी वो कंगाल इंडिया में बदल रही है। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पूरी तौर पर एक्सपोज किया कि ये क्रोनी कैपिटलिस्ट लोगों की सरकार है, और उसमें दो क्रोनी, वो A1 A2 जो उन्होंने बताया, और उसके बाद जितनी शानदार तरीके से उन्होंने ओम बिरला जी को ये कहा, भाई आप अगर बोल रहे, अगर आप कहते मैं नाम नहीं लेता, अगर आप कहते मैं नाम नहीं लेना, तो ओम बिरला जी को भी जो है मजबूरी में ये कहना पड़ा है। अब वो तो सीधे नहीं बोल सकते ना भाई ये A1 A2 बोलो, क्योंकि वो तो पूरी तौर पर एक्सपोज हो रहे हैं, तो पूरी तौर पर वो एक्सपोज हो रहे हैं। और उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं कह सकता, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध कर रहा हूँ, सदन की मर्यादा और गरिमा के अनुरूप सदन नियमों पर चलना चाहिए। मतलब उनकी जो शब्दावली थी, तो राहुल गांधी जी ने पूरी तौर पर उनको एक्सपोज किया है। और जैसे जैसे ये दिन जा रहे हैं, आनंद भाई मैं आपसे पूरी तौर पर इत्तेफाक रख रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी सुनेंगे नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी केवल मन का बात करते, उनको जो है जनता देश के मन की बात सुनना नहीं है ना, उनको केवल अपने मन की बात सुनाना है। तो इसीलिए वो किसी दूसरे को नहीं सुन रहे हैं, किसी दूसरे को सुनेंगे भी नहीं। और इसी से सबसे ज्यादा परेशान है वो, जैसे जैसे दिन बीत रहा है वो और ज्यादा एक्सपोज हो